नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए किसानों की अपील से खट्टर सरकार डांवाडोल, विधायकों पर दबाव बढ़ेगा। किसान आंदोलन से घबराई बीजेपी, बदल सकती है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। योगी के असंवैधानिक बोल, धर्मनिरपेक्षता भारतीय परंपरा के लिए खतरा। आजम को बेवजह फंसाने के विरोध में साइकिल यात्रा करेंगे अखिलेश। भाजपाइयों ने वामपंथी रैली की तस्वीर को मोदी की रैली की तस्वीर बताया। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले दो छोटी गुजारिशें। पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने sathhindi.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, sathhindi.com को आपकी मदद की दरकार है। आप जानते ही हैं कि sathhindi.com पत्रकारों की संस्था है, न वो कारपोरेट से कोई धन लेती है और न ही सरकार से उम्मीद रखती है। हमारी उम्मीद आप पट्टी की है। आप जितना सहयोग देंगे sathhindi.com उतनी ही तत्परता से, कुशलता से अपना काम कर सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर कवरेज आपको मिल सकेगा। इसलिए निवेदन है कि इसकी सदस्यता योजना का अध्ययन कीजिए और सदस्यता तुरंत ग्रहण कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि हमारी ये दो छोटी गुजारिशें आप ज़रूर मानेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। किसान संगठनों ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र के बीजेपी जेजेपी विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायकों को घेरें, उन पर दबाव बनाएं और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने को कहें। जनता से अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि लोग अपने विधायकों को ये भी बताएं कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं तो जनता उनको चुनाव में सबक सिखाएगी। बता दें 10 मार्च को कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसी को लेकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राज्य सरकार के विरोध में वोट करें। जनता से सार्वजनिक अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हरियाणा की सरकार केंद्र के साथ मिलकर किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ एकजुट हों। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को विशेष रूप से संपर्क किया जाएगा और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की रोजी रोटी दांव पर है और अगर वो इस महत्वपूर्ण समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बता दें कि बीजेपी और जेजेपी के कई विधायक किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। इसी को लेकर कांग्रेस कहती रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिख जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और कौन केवल बातें कर रहा है। मालूम हो कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 40 सीटें बीजेपी की हैं तो 10 सीटें जेजेपी के पास हैं। इसके अलावा 7 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। तो खट्टर सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडरा रहा था पहले से ही, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसानों का गुस्सा अब सरकार की तरफ मुड़ गया है। वो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार किस तरह से आंदोलन का दमन कर रही है। जब वो दिल्ली कूच कर रहे थे तो उनको रोकने के लिए खट्टर सरकार ने पूरा जोर लगा दिया था कि वो दिल्ली ना आ पाए। और इसके बाद भी किसान नेताओं पर तरह तरह के मुकदमे उन्होंने लाद दिए हैं। हजारों किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। तो किसानों में बहुत गुस्सा है और ये 3 जो कानून हैं उनको लेकर पहले से ही गुस्सा है। वो इन कानूनों को अपने जीने मरने के सवाल के रूप में देख रहे हैं। और हरियाणा आप जानते ही हैं कि किसान बहुल प्रदेश है और किसानों की वहाँ पर राजनीति में अच्छी पैठ है। तो ऐसे में जाहिर है कि अगर किसान एकजुट हैं और विधायकों पर दबाव बनाने के लिए जनता से कह रहे हैं, उनकी घेरेबंदी पहले से ही शुरू हो गई है, उनका बहिष्कार भी शुरू हो गया है। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला है वो खुद बहुत दिनों से वो धर्म संकट में है और ये
निजी क्षेत्र में आरक्षण का मसला भी वो इसीलिए लाए हैं कि किसानों का ध्यान बांट सकें और दूसरों का समर्थन हासिल कर सकें। लेकिन ऐसा लगता है नहीं कि ये हथकंडा उनका काम आएगा। और अगर 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरह से गोलबंदी हो रही है और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा लोगों से अपील कर रहा है, उसका प्रभाव दिखा। और एमएलए तो दबाव में है ही, चाहे वो क्यों बीजेपी के एमएलए ही क्यों ना हो, वो भी दबाव में है। लेकिन पार्टी अनुशासन के चलते वो तो अपनी सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, लेकिन जेजेपी के विधायक कर सकते हैं, निर्दलीय विधायक कर सकते हैं, और ऐसे में सरकार गिर भी सकती है। तो सरकार, खट्टर सरकार पर गिरने का एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। अगली खबर लेते हैं। किसान आंदोलन से जूझ रही बीजेपी अब राज्यों में नेतृत्व करने के लिए भी मजबूर होती दिख रही है। इस बात की जोरदार चर्चा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला जा सकता है। पार्टी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुला लिया है, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी है। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने और पार्टी के पास ऐसी रिपोर्ट है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से उसे सियासी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले बीजेपी ने 2011 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हटा दिया था और उनकी जगह मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को फिर से उस कुर्सी पर बैठाया था। त्रिवेंद्र रावत को हटाए जाने की चर्चा बीते 1 साल से चल रही थी, लेकिन बीती 6 मार्च को जब बीजेपी आलाकमान ने अचानक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा तो इन चर्चाओं को पंख लग गए। त्रिवेंद्र को अगर हटाया जाता है तो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के अलावा राज्य सरकार में मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम इस पद के लिए सामने आ रहा है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से सांसद अजय भट्ट को भी दावेदार बताया जा रहा है। बता दें कि किसान आंदोलन से उत्तराखंड का मैदानी इलाका पूरी तरह से गर्म है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ सिखों और पंजाबियों की बड़ी आबादी है, इसलिए यहाँ किसान आंदोलन काफी मजबूत है और बीते कई महीनों से लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत खुद इस जिले के रुद्रपुर में सभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी किसान आंदोलन का खासा असर है, जो कि आगामी चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसान आंदोलन कई तरह से बीजेपी की जो सरकारें हैं उनको डिस्टेबलाइज कर रहा है। हरियाणा का, जैसा मैंने बताया कि वहां अब सरकार के गिरने की नौबत आ रही है। जिस तरह से किसान आंदोलनों ने दबाव बना दिया है, वहां के एमएलए पर दबाव बनाने के लिए अपील की है, तो खट्टर सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ इस साल भर बाद चुनाव होने उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी सरकार के जाने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर किसानों में असंतोष है और छोटी विधानसभा वाला उत्तराखंड, उसमें थोड़े से ही मतों से और थोड़े से ही सीटों से किसी भी सरकार के गिरने और बनने का मौका बन जाता है। तो इसलिए ये बीजेपी सही आकलन है उसका कि वहां पर असंतोष है, और ऐसे में बीजेपी का ये पत्ता चल रहा है, ये चलना चाहती है वो कि मुख्यमंत्री बदल दो, चेहरा बदल दो, तो जो लोगों का गुस्सा त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर है वो खत्म हो जाएगा। एक नया मुख्यमंत्री आएगा और साल भर में उसके प्रति उतना गुस्सा पैदा नहीं होगा, तो शायद बीजेपी की नैया पार लग जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किसान आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ता है, और अगर मुख्यमंत्री बदला भी जाता है तो नया मुख्यमंत्री इस किसान आंदोलन के साथ क्या व्यवहार करता है। लेकिन उसके व्यवहार करने से भी उतनी बात नहीं बनेगी, क्योंकि गुस्सा तो किसानों का और उनसे जुड़े तमाम लोगों का राज्य सरकार के प्रति भी है और केंद्र सरकार के भी प्रति है। और जब तक उसका इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है, तब तक जो निशाने पर ये सरकारें रहेंगी, इस निशाने पर अगली सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ दबंगता के साथ ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरह से उनके हाथ से निकल रहा है, और ये जो इसका प्रभाव है प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी फैलता जा रहा है। तो अगले 3 से 6 महीने में स्थितियां और भी विकट हो सकती हैं दूसरी राज्य सरकारों के लिए भी, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की। और अगर बात आगे बढ़ी तो हो सकता है कि बिहार सरकार पर भी दबाव बनने लगे। तो ये एक जो बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट,
कि चेन रिएक्शन होता है, एक घटना से दूसरी घटना। अगर हरियाणा की सरकार गिरी तो फिर दूसरी बीजेपी की सरकारों को भी में भी अस्थिरता पैदा होने लगेगी। वहाँ के विधायक भी घबराने लगेंगे कि यहाँ भी इस तरह से हो सकता है, और ये असर आगे चलकर हमें पूरे बड़े राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन के तौर पर दिख सकता है। अगली खबर लेते हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता केवल हमारे संविधान में ही नहीं है, बल्कि ये हमारी नसों में है। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता आदित्यनाथ कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता वैश्विक स्तर पर भारतीय परंपरा के लिए बड़ा खतरा है। योगी आदित्यनाथ ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की कर्टन रेजर पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने ये सब कहा है। योगी ने बौद्ध धर्म के एक युवक का किस्सा सुनाते हुए कहा कि ये सेकुलरिज्म जो शब्द है वो सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां प्रस्तुत करने में। सबसे बड़ी बाधा है, मुझे लगता है यही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इससे बाहर आना होगा और विशुद्ध स्वस्थ प्रयास करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, अपने स्वयं के लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने और देश को धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग कुछ पैसे के लिए भारत के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं, बातें फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। उनकी राजनीति कट्टर हिंदुत्व के चारों ओर घूमती है। वो मुख्यमंत्री बनने के पहले और बाद में भी विवादित बयान देते रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की दिमागी बनावट को आप बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे कि उनके दिमाग में जो चीजें भरी हुई हैं उनसे केवल नफरत का जहर फैलता है। सेकुलरिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें एक देश में रह रहे विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर बिना एक दूसरे से भेदभाव किए, बिना टकराव किए साथ रह सकते हैं, और ये हमारे संविधान का मूल हिस्सा है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और उसकी दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो दरअसल संविधान विरोधी बात है और कानून विरोधी बात है। तो इसके लिए तो उनके खिलाफ कायदे से मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि ये धर्मनिरपेक्षता की जो पूरी परंपरा और विरासत है, एक तो भारतीय परंपरा में ही है। अगर योगी आदित्यनाथ भारतीय परंपरा को थोड़ा बहुत समझते होंगे तो इनको एहसास होगा, लेकिन उनका जो पूरा ज्ञान है वो एक खास परंपरा से जुड़ा हुआ है और एक खास नजरिए से वो इन सब चीजों को देखते हैं। इसलिए मिलूजुली संस्कृति से उनको परहेज है, उनको नफरत है, और इसीलिए वो दूसरे धर्मों के प्रति हमेशा नफरत के बोल बोलते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि जो मैं कह रहा था कि पूरे हमारे स्वाधीनता आंदोलन में धर्मनिरपेक्षता को, चाहे गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, भगत सिंह, जितने भी नेता हैं, वो धर्मनिरपेक्षता को एक बड़े उसूल और बड़े सिद्धांत के तौर पर पूरे भारत के संदर्भ में देखते रहे हैं, उसकी पैरवी करते रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। इसीलिए संविधान सभा में जब पूरी बहस हुई तो धर्मनिरपेक्षता को इसीलिए एक स्वीकार किया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि हमारे पूरे स्वतंत्र भारत का एक मुख्य स्तंभ होगा। ऐसे में हमारे योगी आदित्यनाथ उस स्तंभ को बनाने वाले लोगों को ही एक तरह से गालियां दे रहे हैं। जो खतरे बता रहे हैं उनको गालियां हैं, दरअसल उस परंपरा को गाली है, उस परंपरा को बनाने वाले लोगों को वो अपशब्द कह रहे हैं, और ये बड़ा दुखद ही नहीं आपत्तिजनक भी है। इस पर आपत्ति की जानी चाहिए। बीजेपी की पार्टी जो हमेशा दोगलापन दिखाती है, पाखंड करती है, वो इस मामले में खामोश है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे नसों में है, और हमारे योगी आदित्यनाथ उनकी परंपरा के ही व्यक्ति बोल रहे हैं कि ये देश के लिए खतरा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी बोलती क्या है, उसके कथनी और करनी में कितना फर्क है, और वो इस पाखंड पर वो चुप रहेगी और योगी आदित्यनाथ का एक तरह से समर्थन भी करेगी। पूरी पार्टी ही समर्थन करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की नैया को पार लगाने वाले एक बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, और जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके माहिर हैं योगी आदित्यनाथ। तो कैसे संप्रदायों को बांटा जाए, विभाजित किया जाए, उनको आपस में
लड़ाया जाए और उससे वोट बैंक मजबूत किया जाए, इसकी मास्टरी कर रखी है योगी आदित्यनाथ ने, और वो इस तरह का बयान देकर सिर्फ यही कर रहे हैं। यही उनका एकमात्र मकसद है। अगली खबर लेंगे। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत के बड़े चेहरे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान बीते 1 साल से जेल में बंद हैं। आजम के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 86 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। एसपी आरोप लगाती रही है कि आजम खान और उनके परिवार को योगी सरकार बेवजह फंसा रही है और अब वह इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने जा रही है। एसपी इस मुद्दे पर 350 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकालेगी। इस यात्रा की शुरुआत आजम के संसदीय क्षेत्र रामपुर से 12 मार्च को होगी और 21 मार्च को यह यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस साइकिल यात्रा की अगुवाई करेंगे। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश ने प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली थी और इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को हुआ था और राज्य में उसकी सरकार भी बनी थी। बता दें कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान और उनकी पत्नी तथा रामपुर के विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अखिलेश जानते हैं कि आजम खान की सियासी हैसियत क्या है। कांग्रेस और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश आजम को अपनी ओर खींचने की है। अखिलेश इस बात को भांप गए थे और वे एक बड़े नेता को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए बीते दिनों से उन्होंने आजम के हक में जोरदार आवाज उठानी शुरू की है। तो सवाल उठता है कि इतने 4 साल तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी खामोश क्यों रही। अपने एक बड़े कद्दावर नेता जो कि आकर्षण रखते हैं मुस्लिम मतदाताओं में, उनके चेहरे की वजह से समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करती थी, उनके वोट लेती थी। उस नेता को इस पार्टी ने बिल्कुल छोड़ दिया। एक के बाद एक उन पर गलत आरोप लगाए गए, फिर उनको फंसाने की कोशिश की जाती रही और साल भर से जेल में वो बंद भी हैं। लेकिन साल भर से समाजवादी पार्टी खामोश है। अब अचानक जब चुनाव भी आ गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी आजम खान की तरफ दाना भी फेंक रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि घबराहट में अखिलेश यादव निकल पड़े हैं साइकिल लेकर कि किसी तरह से मुस्लिम मतदाताओं को रोका जाए अपने से छिटकने से। आजम खान के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो उसको प्रकट किया जाए अगर है कोई तो, या फिर ये केवल चुनावी दांवपेच है। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आजम खान के साथ जो उनकी पुरानी अदावत थी उसका पूरा बदला बहुत ही घटिया स्तर पर उतर कर लिया है। उन पर ऐसे मुकदमे थोप दिए गए हैं कि वो 1 साल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उनको जमानत तक नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही सोची समझी वो साजिश के तहत आजम खान, उनके परिवार, उनके जानकारों को जेल में ठूसा गया है और ये जो पुरानी अदावत है वो बदला लेने की उसकी कोशिश है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं पर अपना विश्वास फिर से अर्जित करना है तो उन्हें और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। केवल साइकिल यात्रा से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अखिलेश यादव 4 साल से खामोश थे और इतनी सारी चीज़ें होती रहीं, उनका अता पता नहीं था। अब चुनाव आ गए हैं तो अचानक उन्हें अपनी साइकिल याद आ गई है, वो साइकिल जिसको चलाकर वो एक बार मुख्यमंत्री बने थे। आज की अंतिम खबर लेते हैं। जिस वामपंथी पार्टी को बीजेपी और उसके समर्थक गाहे बगाहे कोसते रहते हैं, उसकी ही रैली की तस्वीरों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी की रैली की भीड़ बताकर किया गया है। ये सब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रविवार को रैली की तो उनकी पार्टी और समर्थकों की ओर से पुरानी तस्वीरों और दूसरी पार्टियों की रैली की तस्वीरों को शेयर करके ये दावा किया जाने लगा कि रैली में भारी भीड़ जुटी थी। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों की बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और SG सूर्या जैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी उन तस्वीरों को ट्वीट किया है।
और फिर बाद में उन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से गायब भी कर दिया है। इन तस्वीरों का गायब होना ही एक तरह से फैक्ट चेक है कि उन तस्वीरों को गलत तरीके से साझा किया गया था। एसजी सूर्या ने जब कहा कि उन्होंने ये ट्वीट हटा लिया है, तो आल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके कहा कि सिर्फ आप ही नहीं, कई और ट्विटर हैंडल से उसी तस्वीर को ट्वीट किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप पर टूल किट शेयर किया गया था। हालांकि अभी भी ट्विटर पर कई ऐसे समर्थक हैं जिन्होंने पुरानी तस्वीर को नहीं हटाया है। गजेंद्र चौहान ने जो कई तस्वीरें ट्वीट की हैं, उनमें कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं। ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते भी कुछ कांग्रेस समर्थकों ने इसी तस्वीर को शेयर का दावा किया था कि ये कांग्रेस, CPI-M और इंडियन सेकुलर फ्रंट की रैली की भीड़ है। ऑल्ट न्यूज़ ने लिखा है कि जब इसकी रिवर्स इमेज से पड़ताल की गई थी तो यही तस्वीर XYZ सोशल न्यूज़ द्वारा 2019 में शेयर की गई थी और कैप्शन में लिखा था कि ये 3 फरवरी 2019 में लेफ्ट फ्रंट की ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में रैली है। तस्वीर को न्यूज़ एजेंसी INS से साभार लगाया गया था। पिछले साल उसी तस्वीर को CPI-M पश्चिम बंगाल ने साझा करके लिखा था कि पिछले साल कोलकाता में ब्रिगेड रैली का विहंगम नज़ारा। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि भारी भीड़ है और वामपंथी पार्टियों के लाल झंडे बड़ी संख्या में फहरा रहे हैं। तो तमाम हो हल्ला के बावजूद, ट्रेनें बुक करके लोगों को बटोर के लाने के बावजूद, मिथुन चक्रवर्ती को दल बदल कराने के लोभ के बावजूद वहां पर इतनी जनता नहीं जुटी कि जिससे ये दावा किया जा सके कि नरेंद्र मोदी की रैली अभूतपूर्व थी। बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनको सुनने, उनको देखने, उनकी सभा में शिरकत करने के लिए आए थे। तो ये एक धर्म संकट बीजेपी के साथ था। अब इस धर्म संकट का जो समाधान है बीजेपी जानती है, उसकी IT सेल जानती है। वो पुरानी तस्वीरों, फर्जी तस्वीरों को, जो दूसरे पार्टी की, वामपंथी दलों की रैली की पार्टी थी, उसकी तस्वीरों को उठाकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, ये बताते हुए कि मोदी जी की रैली की तस्वीर है। तो झूठ बोलने में, झूठ को प्रचारित करने में, प्रोपेगेंडा करने में बीजेपी और संघ परिवार माहिर है और वही एक इस बार भी उसने किया है। लेकिन चोरी पकड़ी भी गई है, क्योंकि अब ऐसे साधन हैं, संसाधन हैं जिनसे पता चल जाता है कि किस तरह से ये खेल किया गया है। तस्वीरों की रिवर्स इमेज लेने पर वो चीज़ें सामने आ जाती हैं और सामने आ भी गई। लेकिन जो ये काम कर रहे थे फैलाने का, वो ये भी जानते हैं कि एक बार वो जब चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं तो लोगों के दिमाग में जम जाती हैं और जब उनका खंडन आता है तो वो कम लोगों तक पहुंच पाता है। तो उनका पर्पज सिद्ध हो जाता है कि जहां जहां पहुंचाना है वो पहुंचा दिया है। तो ये हालांकि झूठा है, कपट है, छल है और ये फर्जीवाड़ा है। इसके बावजूद बीजेपी ने इस पुरानी तस्वीर को लेफ्ट फ्रंट की, हालांकि उसमें झंडे वंडे सब लाल स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो ये उनकी मूर्खता का परिचायक भी है। लेकिन फिर भी वो अपने उद्देश्य में एक हद तक तो कामयाब हो ही गए। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल शाम में फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।